देखिए, हम किसी भी कार्यक्रम की कोई भी शुभ कार्यक्रम होता है, उसकी शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले ईश्वर का नाम लेते हैं। ईश्वर का स्मरण करके हम किसी अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं, तो हमारा कार्य सफल होता है। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत भी हम ईश्वर का नाम लेकर करेंगे। ईश्वर यानी कि भगवान, कई लोग गॉड कहते हैं, अल्लाह कहते हैं। अलग-अलग धर्मों के हिसाब से अपनी अलग-अलग मान्यताएँ हैं, लेकिन वो जो शक्ति है, वो तो एक ही है। देखिए, भगवान शब्द जो है इसमें है भ, भ यानी कि भूमि हाँ, और भ के अंदर हाँ, ही ठीक है। निहित होता है हाँ, यानी अग्नि। हाँ, आगे अगला जो अक्षर आता है वो होता है ग, ग यानी कि गगन, यानी कि आकाश। हाँ, उसके बाद में आगे चलें तो फिर आता है व अक्षर, व यानी कि वायु, मतलब हवा। उसके बाद जो अगला अक्षर आता है वो होता है न, ये हाँ, अपूर्ण होता है। अर्थात अगर हम भगवान शब्द लिखें हाँ, तो न के अंत में हलंत आता है, यानी कि न होता है वो अपूर्ण होता हाँ, है। न यानी कि हाँ, नीर, यानी कि पानी। तो हमें 5 तत्व इस तरह मिलते हैं। भ भूमि, भ के अंदर छुपा हुआ होता है यानी कि अग्नि। तो भ अक्षर से हमें 2 तत्व मिले। अगला होता है गगन, आकाश, फिर वायु यानी कि हवा, उसके बाद में जल, यानी कि न से नीर। तो इस तरह से पंच तत्व भगवान शब्द के अंदर भी निहित है और उसी ने हमें बनाया है। हाँ, तो पंचतत्व वही हो गया ना, वो तो मैं ही कह रहा हूँ आपसे। हाँ, बिल्कुल। और इन्हीं 5 तत्वों से पंचतत्व मिलकर वही हमारा गया। शरीर बना है। जी, जी, जी। इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है और जो गौ माता होती है, वो पाँचों तत्व हमें उपलब्ध कराती है। अब ये जो पंचगव्य आप कह रहे हैं, ये संपूर्ण जीव जगत के लिए औषधि होती है। अब ये औषधि जो है, ये केवल मनुष्य के लिए नहीं बल्कि वनस्पति जगत के लिए भी ज़रूरी है। मतलब यानी कि हम इसे ना केवल मनुष्य की बल्कि पशु-पक्षियों की और साथ ही साथ वनस्पति तक की चिकित्सा कर सकते हैं। तो ये है पंचगव्य की महिमा। अब क्या है कि 17वीं शताब्दी तक तो भारत में कोई भी अस्पताल या कोई भी बीमारी थी ही नहीं। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज लगभग 85% लोगों को भारत में ट्यूबरकुलोसिस है, यानी कि टीबी की समस्या है। अब ये 17वीं शताब्दी के बाद से आज की जो हालात है, ये कैसे बने? मतलब आज अगर हम 100 लोगों की बात करें तो 100 में से 85 लोगों को टीबी की समस्या है। अब जब अंग्रेज थे तो उन्होंने कहा कि भारत जो है वो अनपढ़ और गँवारों का देश है। यहाँ की जो जनता है वो मूर्ख है। वो कहते थे कि यहाँ कोई अस्पताल ही नहीं है, कोई चिकित्सा सुविधाएँ ही नहीं है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया लोगों को कि भई यहाँ पर अस्पताल नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई व्यक्ति बीमार ही नहीं है। जब यहाँ पे कोई बीमारी ही नहीं है, सभी लोग स्वस्थ हैं, तो फिर अस्पतालों की आवश्यकता क्यों? लेकिन ये एक प्रोपेगेंडा चलाया गया, अपना बिज़नेस खड़ा करने के लिए, व्यापारीकरण करने के लिए। उन्होंने सभी वैद्यों को जेल में डाल दिया और सबको ये दिखलाया कि देखिए यहाँ तो चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाएँ है ही नहीं। लोग किस तरह से बीमार पड़ेंगे, क्या होगा? फिर उन्होंने यहाँ पे धीरे-धीरे अस्पताल खोलना शुरू किया। अस्पताल को लेकर आए, ड्रग्स को लेकर आए, पूरी तरह से केमिकल्स को इंसानों के शरीर में इन्होंने डालना शुरू कर दिया, जबकि पहले ऐसी यहाँ पर कोई व्यवस्था थी ही नहीं। अब भारत जैसे देश में फिर जब अस्पताल की लॉर्ड कमी ही नहीं थी। लॉर्ड मैकेले ने अपने पिता को जब चिट्ठी लिखी थी, हाँ जी। लॉर्ड मैकॉले, जिसने अपने यहाँ पे इंडियन एजुकेशन एक्ट चलाया हुँ, सन 1868 हाँ और जी। फिर 58, उसने खुद ने पिता को लिखी है कि मुझे इस देश को जीतना है तो बर्बाद कैसे करना है, यानी गुलाम बनाना तो करना है क्या है। हाँ, उससे पहले करीबन 14,000 विश्वविद्यालय थे यहाँ पे, जिसको अपन हुँ, अभी कॉलेज के लेवल पे कह सकते हैं। हुँ, और करीबन 11 या 13 विश्वविद्यालय थे, जिसमें नालंदा हुँ, और तक्षशिला को दो सब जानते हैं। हुँ, कांगड़ा कौन जाता है, जो सर्जरी का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, हिमाचल। हाँ जी। ऐसे करके 11 या 13 थे समथिंग, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन 11 या 13 थे। हुँ, ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो विश्वविख्यात थे। अब चरक संहिता में 500 से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट उस वक़्त बताए गए हैं, जी। जो सर्जरी किया करते, और जो इसका नाम शायद तात्या टोपे के टाइम की बात है, हुँ, किसी की नाक काट दी थी। नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है उसका। हाँ जी। और वो साउथ में जाके उसका ऑपरेशन करवाता है और नाई हुँ, करता है उसका। फिर जाके वहाँ की संसद में आज के हिसाब से हुँ, बताता है कि मैं वहाँ यहाँ से ऐसे कर, और एल्बर्ट एल्बर्ट नाम का कोई शायद वहाँ का डॉक्टर उस वक़्त के हिसाब से है, वो सीख के यहाँ से गया है सर्जरी।
हाँ। यानी कि अपने भारत से। तो ये तो कि अपने को देखो किसी भी साजिश के तहत ही मान लो कि जो अंग्रेज जब से आए तो यानी कि मुगल थे जब तक यानी उनको बहुत कुछ अच्छा-बुरा जो कुछ भी किया है, वो अपने इतिहास में अपने को पढ़ा ही नहीं गया पूरा अच्छी तरह से। हुँ। संस्कृति, शिक्षा यानी कि तीनों व्यवस्था ही मान लो। न्याय, हाँ, हाँ, शिक्षा और बिल्कुल। शिक्षा। यहाँ के इन्होंने आप जैसे गुरुकुल की बात कर रहे थे ना विश्वविद्यालयों की, तो उन्होंने सारे जो गुरुकुल थे वो समाप्त कर दिए और एकल गुरुकुल की व्यवस्था रहती थी तो पहले कि एक ही गुरु होता था, उसी से सभी जो शिष्य होते थे वो शिक्षा ग्रहण करते थे। तो सभी वैद्यों को, सभी गुरुओं को इन्होंने जेल में बंद किया और उसके बाद में इन्होंने क्या कह दिया कि यहाँ पर तो शिक्षा नहीं है, भारत जो है वो मूर्खों का, गँवारों का देश है, अनपढ़ हैं यहाँ के लोग। और बाद में इन्होंने धीरे-धीरे करके यहाँ पे स्कूल सिस्टम लगा दिया और वो आज इस हद तक चला गया है कि यहाँ पे वर्ल्ड वाइड लेवल के आपको स्कूल्स मिल जाएँगे, यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएँगी। कोई भी तो ये सब संस्कृति हो कुछ घर से बिगड़ती है, घर से व्यापारीकरण सुधरती करने है। के लिए किया, हमारी संस्कृति को खत्म कर दिया, पूरी तरह से नष्ट कर दिया और उसके बाद में पूरी तरह से यहाँ पे व्यापारीकरण कर दिया, पाश्चात्यकरण किया, जिसका खामियाज़ा आज हम सब भुगत ही रहे हैं। देखिए, आज के करना मैसेज में भी पड़ेगा। लिखा गया है यतो गावस्ततो वयम्। इसका अर्थ क्या होता हाँ, है? यतो का अर्थ होता है यदि, हाँ, गावस्ततो का मतलब होता है धरती पर गाय नहीं बसती और वयम् का हाँ, मतलब होता है हम सब। हम यानी सब कि अगर धरती पर गाय ही नहीं हो तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हम धरती पर खत्म हैं हो ही गया। इसलिए क्योंकि धरती पर गाय मौजूद है। हाँ, अब गाय से प्राप्त हमने पंचगव्यों की बात की, तो गाय से प्राप्त जो प्राकृतिक तत्व होते हैं, उन्हें ही पंचगव्य कहा जाता है, जैसा कि अभी बताया गया था। और जैसे मैंने अभी पहले ही बताया थोड़ी देर पहले कि इससे हम ना केवल मनुष्यों की बल्कि पशु-पक्षियों और यहाँ तक कि वनस्पतियों तक की भी चिकित्सा कर सकते हैं, पंचगव्य के माध्यम से। हाँ, लेकिन हाँ, शर्त यही है कि जो गाय है, वो देसी होनी चाहिए। अब गाय माता भी क्या है कि 360 प्रकार की होती हैं। 360 प्रकार की गायें, लेकिन इसमें भी ये है कि हर गाय जैसा दिखने वाला जो प्राणी होगा वो गाय नहीं होता। हम क्या करते हैं हर किसी को गाय बोलना शुरू कर देते हैं जो गाय जैसा दिखता है, लेकिन वो गाय नहीं है। इसमें आप एक शब्द यूज़ कर लो, अपने को क्या पता कितने लोग सुन रहे हैं। हाँ जी, मेरे को अपने को पता नहीं कितने लोग सुन रहे हैं, इसमें एक शब्द यूज़ करो, देसी गाय की पहचान बता दो, ताकि और भी सुन लें। वो आगे आएगा, धीरे-धीरे चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो 360 प्रकार की जो गायें होती हैं वो भूगोल के आधार पर होती हैं। गायें थोड़ी-सी दिखने में भिन्न हो सकती हैं, लेकिन उसकी पहचान वो आपको आगे बताई जाएगी। अब इसमें भी ये है कि भूगोल के आधार पर निर्भर करती है कि गाय की आकृति कैसी है और कुछ इस पर भी निर्भर करता है कि गाय का खान-पान कैसा है, जो हम चारा दे रहे हैं गाय को, वो कैसा है? गाय को हम कैसे परिवेश में रख रहे हैं, हम उसका रख-रखाव कैसे कर रहे हैं? तो ये सारी बातें होती हैं और इन्हीं सब बातों के आधार पर गायें जो होती हैं, जो हमारी देसी गाय हैं, वो 360 प्रकार की होती हैं, जो इस धरती पर पाई जाती हैं। अब पंचगव्य में भी जो मुख्य गव्य होते हैं, वो केवल 3 होते हैं। वो मुख्य गव्य जो 3 हैं, वो कौन-से होते हैं? दूध, गौमूत्र और गोबर। इसके बाद के जो बाकी के पंचगव्य हैं में से बचे हैं, वो होते हैं दही यानी कि छाछ और घी। ये दोनों दूध से मिलकर बने होते हैं। ये होते हैं उपगव्य, क्योंकि जो दूध है वो मुख्य गव्य है, इससे मिलकर बना है दही या छाछ कह लीजिए और घी। अब जो देसी गाय होती है हमारी, इन पर कुबड़ निकला हुआ रहता है। ये इनकी सबसे बड़ी पहचान होती है और आपको इस पे सही है। गलकम्बल देखने को मिलेगा, यानी कि जो गला होता है वो उनका थोड़ा-सा लटका हुआ होता है। और जो इनके सींग होते हैं वो गोलाकार होते हैं, चंद्राकार होते हैं। इनकी पूँछ जो है वो लंबी होती है और जो आँखें होती हैं वो प्रेम भरी होती है। यानी जब आप देसी गाय की आँखों में देखेंगे तो आपको उनमें प्रेम भावना नज़र आएगी। आपको नज़र आएगा उनमें ममत्व, ममता, करुणा, दया। ये सबसे बड़ी पहचान होती है देसी गाय की। इसके आगे और भी पहचान है वो आगे बता दी जाएगी। अब ऊपर से लेकर जो पूँछ तक का हिस्सा होता है हमारी देसी गाय का, वहाँ पर होती है सूर्य केतु नाड़ी और जो सूर्य केतु नाड़ी होती है, ये ही पंचगव्य को बनाने में सबसे बड़ी मदद करती है। अब ये मदद कैसे करती है? जब हम देसी गाय को, हमारी गौ माता को हम धूप में रखेंगे, तो जो उनका सूर्य केतु नाड़ी है वो चार्ज होता है। धूप में चार्ज हो जाने की वजह से ही जब हम उनका दूध, गौमूत्र, गोबर, दही, छाछ या फिर घी इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें वो सभी तत्व हमें मिल जाते हैं जो हमारे शरीर को आवश्यक रहते हैं। और जब दूध में इनका प्रभाव आ जाता है
तो वो धन्वंतरी के समान हो जाती है। जो हमारी गौ माता है, वो धन्वंतरी के समान कब होती है? जब सूर्य केतु नाड़ी उनकी चार्ज हो जाती है और उसके बाद हम उससे बना हुआ दूध, गौमूत्र, गोबर, दही या फिर घी का सेवन करना शुरू करते हैं, तो हमें ये सारे तत्व मिल जाते हैं। तो ऐसे हमारी जो गौ माता है वो धन्वंतरी के समान हो जाती है। यानी कि इसके अलावा और हमें चिकित्सा के लिए किसी दूसरी तीसरी चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं है। अब गायों में भी जो गव्य होते हैं, गायों के जो गव्य होते हैं वो भी उनमें 33 प्रकार के कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स कह लीजिए वो मौजूद होते हैं। ये जो 33 तत्व हैं ये हमें गाय से ही मिल जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक रहते हैं। जिनको आज की मॉडर्न लैंग्वेज में हम कह सकते हैं यूरिक एसिड, सिल्वर, ऑक्सीजन, गोल्ड, फास्फोरस, अमोनिया, सल्फर, नाइट्रोजन, अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, कार्बोलिक एसिड, लैक्टोज और जो भी सोडियम है, इसके साथ-साथ ही आपको इसके अंदर मिल जाएगा पोटेशियम। ऐसे बहुत सारे तत्व होते हैं। बहुत सारे तो क्या 33 अमोनिया, प्रकार के तत्व फास्फोरस, होते हैं जो हमें सल्फरस। गौ माता से मिल जाते हैं और ये सारे ही तत्व उनके गौमूत्र में, दूध में, गोबर में, दही या छाछ में या घी में मिल जाएँगे। अब इसमें भी बात ही आती है कि सबसे ज़्यादा क्या बेनिफिशियल है? सबसे ज़्यादा हमारे लिए क्या अच्छा रहता है? गोबर या फिर गौमूत्र या गौदूध? दूध, गोबर या गौमूत्र? इनमें सबसे ज़्यादा जो शक्तिवर्धक है, शक्तिशाली है, वो होता है गौमूत्र, जो गौ के दूध से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि गौमूत्र के अंदर वो सभी तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को चाहिए। खाली गौमूत्र ही पर्याप्त रहता है। अब इसके लिए भी क्या है कि जो हमारे किसान भाई हैं या जो भी गौपालक हैं, वो क्या करते हैं कि अगर गाय गाय दूध देना बंद कर देती है या फिर दूध कम देती है, तो वो गायों का परित्याग कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। जो हमारे किसान भाई हैं, उनको करना ये चाहिए कि दूध पर निर्भरता उनको खत्म कर देनी चाहिए। गाय पालनी चाहिए ताकि गौमूत्र मिल सके। बेशक गाय दूध दे या ना दे, लेकिन गौमूत्र तो हमेशा देगी, जीवन भर देगी। तो गाय को इसलिए पालें ताकि हमें गौमूत्र मिल सके, ना कि गाय का दूध लेने के लिए हम उसे पालें। अगर गाय दूध देती है तो फिर वो हमारे लिए बोनस की तरह हो जाता है। तो गाय को जब भी पालें, गौमूत्र के लिए पालें। कई लोग गायों को ऐसे ही छोड़ देते हैं कि दूध नहीं दे रही है तो उसको सड़कों पर छोड़ के आ जाते हैं। लेकिन आपको उससे गौमूत्र मिल रहा है, गोबर मिल रहा है, उससे आप लोग इतने सारे उत्पाद बना सकते हैं, साबुन बना सकते हैं, शैम्पू बना सकते हैं और भी अनेक प्रकार की चीज़ें होती हैं और साथ में औषधि तो बनती ही बनती है। तो कभी भी गौ माता को सिर्फ़ इसलिए ना त्याग दें कि वो दूध नहीं दे रही है या फिर कम दे रही है। जबकि दूध से भी ज़्यादा शक्तिवर्धक, शक्तिशाली गौदुग्ध होता है, जिसका सेवन हम सभी को करना चाहिए। गौ का जो दूध होता है, वो एल्कलाइन होता है, यानी कि उसका जो पीएच लेवल होता है वो 7.4 से भी ज़्यादा होता है, यानी कि एल्कलाइन होता है। उसमें जो एसिड की मात्रा है वो कम होती है। अब ये हमारे शरीर में अगर मान लीजिए एसिड बढ़ जाता है, तो वो उसको कम कर देता है। अगर इसकी मात्रा कम है तो उसको बढ़ा देता है। यानी कि गौ तत्व ऐसे होते हैं कि हमारे शरीर में किसी एलिमेंट की, किसी कंपोनेंट की मात्रा अगर कम हो जाती है, तो वो उसको बढ़ा देता है और किसी की मात्रा बढ़ी रहती है तो वो घटा देता है। और जितने भी गौ तत्व होते हैं वो उष्ण भी होते हैं और शीतलता भी देते हैं। यानी कि पूर्ण रूप से हमारे लिए ये जो पंचगव्य हैं, वो काफ़ी रहते हैं। संपूर्ण चिकित्सा हम इनके माध्यम से कर सकते हैं। कोई भी इम्बैलेंस अगर हो जाता है हमारे शरीर के अंदर, तो उसे बैलेंस किया जा सकता है इन पंचगव्यों के माध्यम से। इसके अलावा हमें और किसी तीसरी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। और वैसे भी हमारा शरीर जो है वो पूरी तरह से बायोटिक है, यानी कि पूरी तरह से प्राकृतिक है। लेकिन आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस ने क्या किया हुआ है, केमिकल्स डालना शुरू कर दिया है हमारे शरीर के भीतर, जिसे हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। हमारा शरीर बना है पूरी तरह से बायोटिकली, बायोटिक शरीर है हमारा और इसमें हम एंटीबायोटिक्स डाल लेते हैं। एंटीबायोटिक डालते हैं तो क्या होगा, जब हमारे शरीर की प्रकृति बायोटिक है और उसके अंदर हम एलिमेंट्स डाल रहे हैं एंटीबायोटिक, तो शरीर आज नहीं तो कल क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य करेगा, यानी शरीर में आज नहीं तो कल रोग अवश्य ही पनपेगा और जब शरीर में रोग पनपने लगेगा एक बार को, तो वो फैलता ही चला जाएगा। इसलिए जब हमारा शरीर प्राकृतिक है, तो हमें प्राकृतिक चीज़ों से ही उसे ठीक करना है, ना कि हमें एंटीबायोटिक्स का सहारा लेना है। इसीलिए जो हमारी गौ माता है, वो हमारे शरीर के रोगों की चिकित्सा के लिए
पर्याप्त है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए कभी भी हमारे शरीर के भीतर कोई भी केमिकल नहीं जाना चाहिए। अब बात करते हैं कंडों के बारे में। जैसा हम सभी जानते हैं कि हम हवन करते हैं, हवन करने के लिए जो भी हम लकड़ी लेते हैं, समिधा लेते हैं, गाय के कंडे लेते हैं, उस पर हम देसी गाय का घी डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि वातावरण में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। घी का दिया जलाने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाते हैं। अभी जैसे ये जो महामारी का दौर चला था, इसमें ऑक्सीजन की इतनी कमी हो गई थी, हालाँकि वो कमी हुई थी रेडिएशन की वजह से। तो जो भी दौर चला था, उसमें ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली थी। वो थी रेडिएशन की वजह से, विकिरणों की वजह से। अब इसमें क्या था कि मारा-मारी इतनी हुई, इतनी आपाधापी मची कि हमें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है, सब कुछ ब्लैक होने लगा और ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर भी क्या करने लगे जो अ, व्यावसायिक पर्पज़ के लिए जो सिलेंडर्स बनाए जाते थे, उसके अंदर ऑक्सीजन भर-भर के इस्तेमाल करने लगे। मतलब रोगी को बिल्कुल मार ही दिया गया जान से, इतनी आपाधापी मची थी। उस वक़्त जो व्यक्ति घर में जिसने अपना इलाज ले लिया, वो तो ज़िंदा रह गया, लेकिन जिसको अस्पताल ही जाना था, वो फिर मारा गया। अब इसमें भी कई लोगों ने अपने घर पर चिकित्सा कर ली। उन्होंने देसी गाय के घी का दीपक जलाया। उन्होंने अपने घर में यज्ञ हवन करना शुरू कर दिया। तो जो अग्निहोत्र हुआ, उससे क्या हुआ उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगा और वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। उसी के माध्यम से उन्होंने अपनी चिकित्सा कर ली। उनको किसी भी तरीके के कोई सिलेंडर की और बाहरी केमिकल की किसी भी चीज़ की उनको आवश्यकता ही नहीं पड़ी, वो ऐसे ही ठीक हो गए। और वैसे भी हमारे यहाँ तो परंपरा रही है कि हम नित्य कर्म जो हमारा है, उसमें भगवान की आराधना करना भी शामिल है। घी का दीपक जलता है हम सभी के घर पे, तो अगर हम डेली ही देसी गाय के घी का दीपक जलाएँ, तो हमें कभी भी ऑक्सीजन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसमें भी एक बड़ी बात है, आप सभी जानते हैं कि आजकल जो सिस्टम चलाया जा रहा है, एसिडिक रेन से आप लोग सभी वाकिफ़ होंगे। जिस तरह से ऊपर से एसिड्स की बरसात करवाई जा रही है, उससे हमारी धरती खराब हो रही है। और आज हालात ये आ गए कि सेव सॉइल यानी कि मिट्टी बचाओ, इस तरह के अभियान की आज हमें आवश्यकता पड़ी। तो ये आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमारी मिट्टी खराब हो रही है। खराब कैसे हो रही है? इतनी बड़ी-बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ लगा दी जा रही हैं, फैक्ट्रीज़ लगा दी जा रही हैं, वहाँ से केमिकल्स निकलते जा रहे हैं। नदियाँ, पहाड़ सब कुछ एकदम दूषित कर दिया जा रहा है और इसका असर आसमान तक भी होता है। फिर जब वो बारिश होती है और वैसे भी ये लोग ऊपर से एसिड्स तो छिड़क ही रहे हैं। फिर जब वो मिट्टी में मिल जाता है ऊपर से जो अम्लीय वर्षा होती है, अम्ल जब मिट्टी में मिल जाते हैं तो हमारी मिट्टी दूषित हो जाती है। वो ही दूषित मिट्टी में उगा हुआ अन्न हम जब खाते हैं तो हमारा शरीर भी दूषित हो जाता है, उस वो रोगों से घिर जाता है। अब इसकी चिकित्सा कैसे करें? तो शरीर की चिकित्सा करने के लिए आपको पहले मिट्टी की चिकित्सा करनी पड़ेगी और जैसे मैंने बताया कि वनस्पतियों की भी चिकित्सा की जा सकती है पंचगव्यों के माध्यम से। तो जो मिट्टी में मिले हुए केमिकल्स हैं, वो चाहे 40, 50, 100, 200, 300 साल तक भी अगर पुराने हों और अगर हम उस मिट्टी में देसी गाय का गोबर डाल दें, तो क्या होगा? जो भी केमिकल्स होंगे वो खत्म हो जाएँगे और बहुत तेज़ी के साथ में खत्म हो जाएँगे। आपको कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप केवल गोबर का छिड़काव कर दीजिए वहाँ पर। गोबर डाल दीजिए मिट्टी के अंदर और कुछ भी नहीं करना। वो गोबर के अंदर मौजूद जो तत्व होंगे ना और जो मैंने आपको बताया कि सूर्य केतु नाड़ी जब चार्ज हो जाती है, उसके बाद का जो गोबर होता है, वो अगर आप मिट्टी में डाल देंगे, तो सारे केमिकल्स खत्म हो जाएँगे और बहुत जल्दी खत्म हो जाएँगे। तो इससे आपकी मिट्टी जो है वो उर्वरक हो जाएगी। इसके लिए आपको कोई बहुत पैसों की आवश्यकता नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा उसमें खर्चा करना पड़ रहा है। आपकी मिट्टी उर्वरक होगी, आपकी मिट्टी जब शुद्ध हो जाएगी, तो आप उसमें शुद्ध उगा पाएँगे और जब आपको शुद्ध अन्न मिलेगा, तो आप उसको खा भी पाएँगे और स्वस्थ भी रह पाएँगे और दूसरों को भी खिला पाएँगे। तो हमें ऐसे सेव सॉइल और इस तरह के जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, हमें इनकी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। आज हमारी इतनी हालत खराब हो गई है। फिर बात आती है पानी की, पानी भी दूषित है। पानी कैसे दूषित है हम सोच लेते हैं, मैंने बताया कि केमिकल्स इतनी इंडस्ट्रीज़ लगा दी जा रही हैं, पानी तो दूषित है ही और उसके अंदर भी आपको क्या कर रही है सरकारें, आपको डालकर दे रही है उसके अंदर फास्फोरस, जो कि हमारी हड्डियों के लिए, हमारे शरीर के लिए घातक है। क्योंकि शरीर में इसकी भी एक लिमिटेड क्वांटिटी ही जानी चाहिए, अगर उससे ऊपर हम ले लेते हैं, तो वो हानिकारक है। अब इसके लिए हम कहते हैं कि हम तो आरओ का पानी पीते हैं, हमारे घर में आरओ लगा हुआ है। तो जो आरओ भी प्रोसेस करता है पानी को शुद्ध करने का, वो शुद्ध नहीं करता, वो पानी को अशुद्ध कर देता है क्योंकि उसमें भी होता है ब्रोमाइड। पानी को एसिडिक बना देता है, उसकी क्षारीयता को खत्म कर देता है और जब हम उस पानी को पीते हैं तो हमारा शरीर रोगों से घिर जाता है। तो जो आरओ का पानी है वो भी केमिकली प्रोसेस होता है।
वो तो और भी ज़्यादा नुकसानदेह है। इसके लिए बेहतर है कि अगर आप पानी को उबाल के ठंडा करके फिर पी लें, या फिर इसके लिए मिट्टी के घड़े का इस्तेमाल करें। मिट्टी के घड़े में रखा हुआ पानी वो अमृत के तुल्य हो जाएगा। अब बात ये आती है कि गायों से हमें क्या मिलता है, हमारी देसी गौ माता से हमें क्या-क्या मिलता है? तो देसी गौ माता से हमें मिलता है गौ पीयूष, दूध मिलता है, गौमूत्र मिलता है, गोबर, छाछ, दही, घी, ये सब मिलता है। लेकिन गाय जो होनी चाहिए वो हमारी देसी होनी चाहिए। सरोगेट बेबीज़ जो होते हैं, या फिर सरोगेट करके जो बछड़े उत्पन्न होते हैं वो नहीं होने चाहिए, या फिर सीमन प्रोसेस के ज़रिए जो बछड़े होते हैं वो भी नहीं होने चाहिए। इस तरह की गाय नहीं होनी चाहिए। अगर हम इनके तत्वों का इस्तेमाल करेंगे तो संभवतः हमारा शरीर रोगों से घिरा रहेगा। चिकित्सा हम नहीं कर पाएँगे अपने शरीर की, और फिर हम दोष देंगे कि ये तो बेकार है, ये जो पैथी है, ये जो चिकित्सा है, ये सही नहीं है। तो ये बात भी सही नहीं है कि हम इस तरह से बदनाम करते हैं, जबकि दरअसल कमी हम में खुद में होती है। तो जब भी आप इस्तेमाल करें तो देसी गाय का ही जो गव्य है वो इस्तेमाल करें। और जो हमारी देसी गौ माता होती है, इनकी पहचान ये होती है कि सभी तापमान को अच्छे से सहन कर लेती हैं। जैसे सभी राज्यों में आपको देसी गौ माताएँ देखने को मिल जाएँगी। उनके शारीरिक संरचना जो है वो थोड़ी बहुत अलग होगी, थोड़ी बहुत ही अलग होती है, ज़्यादा कुछ उनमें अंतर नहीं होता है, लेकिन वो सभी तापमान को अच्छे से सहन कर लेती हैं। किसी जगह पर अगर 2 डिग्री टेम्परेचर है, वहाँ भी आपको गौ माता मिल जाएँगी, और राजस्थान जैसी धरती पर जहाँ 50 के भी पार टेम्परेचर चला जाता है, वहाँ पर भी आपको गौ माताएँ देखने को मिल जाएँगी। तो जो गौ माताएँ होती हैं, वो तेज़ और कम दोनों टेम्परेचर को सहन कर लेती हैं। और अगर हम उनका दूध पिएँगे, उनके उत्पादों का इस्तेमाल करेंगे, पंचगव्यों का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा शरीर स्वस्थ तो रहेगा ही, साथ में हमें सहनशीलता का भी गुण अच्छे से आएगा। हम भी अपने आप को किसी भी मौसम में, किसी भी परिस्थिति में ढालने वाला बना सकते हैं। अब गौमाता से जो दूध बनता है, गौमाता में जो दूध बनता है, सबसे पहले हमें चाहिए कि हम बछड़े को पिलाएँ, उसे पीने दें, जितना बछड़े को दूध पीना है, आराम से उसे पी लेने दें। अगर उसके बाद में दूध बचता है, तो उस दूध का हमें इस्तेमाल करना है। और उसमें भी ये ध्यान रखना है कि जो गौमाता का थन है, उससे सारा दूध निकाल लेना है। अगर हमने उसमें दूध शेष रहने दिया, तो उससे गौमाता बीमार पड़ सकती है। बुखार हो सकता है, तबीयत खराब हो सकती है। इसके लिए और दर्द भी हो सकता है गौमाता को। तो ज़रूरी है कि गाय का बछड़ा जब दूध पी ले, उसके बाद बचा हुआ दूध आप निकाल लें, ताकि उनको परेशानी ना हो। और फिर ये जो दूध आपको मिलेगा, ये अमृत के समान होगा। इससे फिर आप अपनी चिकित्सा कर सकते हैं। इससे आपको सबसे पहले तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो बढ़ेगी, और गौमाता के दूध में लैक्टोफेरिज्म होता है। इससे क्या होता है, शरीर में जितनी भी गठाने होती हैं, गाँठें होती हैं, या फिर जो ट्यूमर्स होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। ये इतना शक्तिशाली होता है। और ये आपके तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, यानी कि नर्वस सिस्टम। आपके मस्तिष्क से संबंधित जितने रोग होते हैं, अगर आप तनाव में घिरे हुए हैं, अगर आप महसूस करते हैं कि आपको सिर में दर्द रहता है, माइग्रेन रहता है, चक्कर आते हैं, तो इन सब के लिए भी ये जो गौ पीयूष होता है, ये महत्वपूर्ण होता है और बहुत इफ़ेक्टिव होता है। पार्किंसन का रोग हो जाता है किसी को, पैरालाइसिस हो जाता है। इस तरह के जो भी रोग होते हैं, ये हम इसके माध्यम से दूर कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में सेल्स को डैमेज होने लगता है, सेल्स अगर डेड होने लग जाते हैं, तो ये उनको डेवलप करता है और रिजॉइन करता है, यानी कि नए सेल्स का भी निर्माण कर देता है। और अगर उनमें कमी होती है सेल्स के अंदर, तो उनको बढ़ा भी देता है। और अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसको कम भी कर देता है। ये तो प्रकृति होती ही है इसकी, यानी बैलेंस करने की। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने एक चीज़ और चलाई थी, A1 और A2 मिल्क के नाम से। उन्होंने A1 जो मिल्क है, ये नाम दिया काऊ के दूध का। काऊ इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि गाय तो गाय है, वो कभी काऊ नहीं हो सकती, और जो काऊ है, वो कभी गाय नहीं हो सकती है। वो काऊ नहीं होता, वो सूअर होता है। आप सभी को पता ही होगा इस विषय में। तो जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने A1 मिल्क नाम दिया काऊ के दूध को, यानी कि जो हमारी गौमाता नहीं थी, विदेशी नस्लों की जो गाय हैं, वो जो सूअर है, उसके दूध को उन्होंने क्या कहा? A1 मिल्क कहा। और जो देसी गाय का दूध है, उसे उन्होंने कहा A2 मिल्क, यानी उसको नंबर 2 पर रखा गया। अब इसमें क्या है, किसी बच्चे को अगर माँ का दूध नहीं मिल पाता किसी कारणवश, कोई छोटा बच्चा है, नवजात शिशु है, तो ऐसे समय में अगर देसी गौमाता का दूध उस बच्चे को दे दिया जाए, तो वो उसके लिए सर्वोत्तम होता है।
ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे को माँ का दूध नहीं मिल पा रहा है तो हम उसे वंचित रखें या फिर पाउडर वाला दूध पिलाना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे भी हमें देसी गौ-माता का ही दूध पीना चाहिए, लेकिन अगर छोटा बच्चा है, नवजात शिशु है, तो हम ऐसे समय में उसको देसी गौ-माता का दूध पिला सकते हैं। वो उसके लिए औषधि का काम करेगा। अब जो हम दूध का सेवन कर रहे हैं, उसे क्या होता है हम कई बार गरम करते हैं, ठंडा करके फ्रिज में रख देते हैं। अब उसे बार-बार गरम करने पर उसमें वैसे तो कोई भी पोषक तत्व नहीं होते, लेकिन बार-बार गरम करने से वो और भी खराब होता चला जाता है। यानी वो ज़हर के बराबर रहता है हमारे लिए। लेकिन देसी गाय के दूध की खास बात क्या होती है कि हम इसे कितना भी गरम कर लें, इसमें जो पोषक तत्व होते हैं आपको जानकर हैरानी होगी कि इसको बार-बार गरम करने के बाद इसके जो पोषक तत्व होते हैं वो बढ़ जाते हैं। हम इसे कितना भी गरम कर लें, जितना दूध हम गरम करते रहेंगे, उसमें उतने ही औषधीय गुण उत्पन्न होते रहेंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि हम बार-बार दूध को गरम करें और उसके पोषक तत्वों में कमी आ जाए, ऐसा नहीं होता है। तो ये एक खास बात थी दूध से जुड़ी हुई, गौ माता के दूध से जुड़ी हुई। और इसमें भी हमें क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट वो मिलते हैं, फैट्स मिलते हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं। ये सब कुछ जो है वो हमारे शरीर में एक लिमिटेड क्वांटिटी में होना चाहिए। इसकी मतलब एक सीमित मात्रा होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होती है तो भी दिक्कत है और इससे कम होती है तो भी दिक्कत है। लेकिन अगर हम पंचगव्यों का इस्तेमाल करेंगे, तो ये सारे तत्व बैलेंस में रहेंगे। अब इसमें स्ट्रोंटियम भी होता है। दूध के अंदर स्ट्रोंटियम होता है। ये क्या करता है? ये एक ऐसा तत्व है जो कि रेडिएशन के प्रभाव को पूरी तरह से खत्म कर देता है। आज हम अपने चारों तरफ देखें ना तो हम रेडिएशन से घिरे हुए हैं। टीवी का रिमोट ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए, टावर तो लगे हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितनी भी हैं, इन सब से क्या होता है रेडिएशन निकलता है। यहाँ तक कि हम जो कपड़े पहन रहे हैं, उनसे भी रेडिएशन का उत्सर्जन होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो हम नायलॉन के या फिर सिंथेटिक कोई भी कपड़े पहनते हैं, उनसे विकिरणें निकलती है। इनसे कैसे बचाव हो सकता है? अगर हम देसी गौ माता के दूध को पीना शुरू कर दें, तो उससे बचाव होगा। लेकिन बचाव तभी होगा जब जो दूध है वो देसी गौ माता का होगा, ये बहुत खास तौर पर ध्यान रखना है। हम किसी भी गाय का दूध पी लें और कहने लगे कि भई हम तो गाय का दूध पी रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, तो कुछ होगा भी नहीं। शर्त यही है कि जो भी हम उत्पाद यूज़ करें, जो भी हम तत्व पंचगव्य इस्तेमाल करें, वो देसी गौ माता के ही होने चाहिए। तो रेडिएशन से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। अब दूध पीने के लिए भी नियम है। हम क्या करते हैं अपने घर में बच्चों को दूध देना शुरू करते हैं, सुबह-सुबह उनको दूध पिला देते हैं, जो कि गलत है। दूध पीने का समय होता है सूर्यास्त के बाद, सोने से पहले। ऐसा भी नहीं है कि आप 12-1 बजे सोने जा रहे हैं, उससे पहले पी रहे हैं। सूर्यास्त के बाद मतलब लगभग 5 बजे के बाद आप दूध पी सकते हैं। दूध भी खड़े होकर पीना है और फीका ही लेना है। और इसमें अगर आप 1 चम्मच देसी गौमाता का घी डाल लें, तो वो अति उत्तम होगा। अब जो रेडिएशन होता है, उससे बचाव के लिए आपको क्या करना है? आपको गौ माता की गोबर की जो राख है, उसके संपर्क में रहना है। दूध का सेवन करना है, साथ ही साथ घी का सेवन करना है। अगर आप गरम दूध में 1 चम्मच गाय का घी मिलाकर पिएँगे, तो आपको रेडिएशन से काफ़ी बचाव मिलेगा। इसके अलावा आजकल गोबर से बने हुए पेंट्स बनने लगे हैं, जो हम अपने घर की दीवारों पर करा सकते हैं। प्लास्टर बनने लगे हैं। और अगर एक चीज़ और है, अगर मिट्टी से बने हुए घर में आप चले जाएँगे, जो पूरी तरह से मिट्टी से बना हुआ होगा और वहाँ अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ पर आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा। नेटवर्क आएगा ही नहीं आपके मोबाइल में। आप कोई कॉल, मैसेज कुछ नहीं कर पाएँगे। मतलब मिट्टी में ही इतनी ताकत है और उसके ऊपर भी अगर आप मिट्टी से बने हुए घर के ऊपर गोबर की लिपाई कर दें, तो वो और भी ज़्यादा विकिरणों का बचाव करेगा। मतलब उसके आस-पास भी अगर आप टावर लगा देंगे, तो विकिरण जो है यानी कि जो रेडिएशन है वो अंदर नहीं आ पाएगा। इतना प्रभावी होता है। मैं केवल बताना चाह रही हूँ कि सिर्फ़ मिट्टी से बना हुआ घर ही विकिरण को जब रोक लेता है, तो सोचिए गोबर अगर हम लगा दें, तो वो कितना असरकारक होगा। मतलब उस घर के बाहर, आस-पास तक के एरिया में भी आपको रेडिएशन दिखाई नहीं देगा, अगर गोबर से लिपाई कर दें तो। इसके अलावा अम्ल-पित्त से बचाता है। हमारे शरीर में अगर अम्ल की अधिकता हो जाती है या क्षार तत्व है जो बढ़ जाता है, तो उसको भी वो कम कर देगा। गाय के दूध में इसके अलावा आपको सेरिब्रोसाइड मिल जाएगा। सेरिब्रोसाइड क्या होता है कि मस्तिष्क जो है उसका विकास करने में काफ़ी मदद करता है। मस्तिष्क का विकास कैसे होगा? जब हम दूध पिएँगे, गौ माता का घी अगर हम 2-2 बूँद रात में डालना शुरू कर दें,
तो उससे हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, यानी कि नर्वस सिस्टम है, हमारे जो मस्तिष्क से जुड़े हुए जितने भी रोग व्याधि हैं, वो सब दूर हो जाएँगे। कफ को भी बढ़ा देता है, अम्ल पित्त को कम करता है, यानी कि अम्ल पित्त को घटाने और कफ की मात्रा को बढ़ाने के लिए हमें जल तत्व की आवश्यकता रहती है और ये जल तत्व हमें कैसे मिलता है? ये मिलता है हमें गौमाता के दूध से। अगर हम गौमाता के दूध को पीना शुरू कर दें, तो हमारे शरीर में अम्ल पित्त अगर बढ़ा हुआ है, तो वो घटाने में मदद मिलेगी। कफ अगर कम है, तो उसे बढ़ाने के लिए मदद मिलेगी। यानी अगर ये एक चीज़ को कम कर रहा है, तो दूसरे को साथ-साथ पैरेलली बढ़ा भी रहा है। ये खासियत होती है। दूध पीने से जो भी रोग हैं वो दूर हो जाते हैं इस तरह के, अगर कफ की प्रकृति घटी हुई है, अम्ल-पित्त बढ़ा हुआ है तो। इसके साथ-साथ आपको इम्यून सिस्टम जो है, उसमें भी मदद मिलेगी, वो आपका अच्छा रहेगा। तो आपके शरीर को रोग नहीं लग पाएँगे, सबसे बड़ी बात। अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है, तो आपको कोई भी रोग नहीं लगेंगे। अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी हुई है, तो उसको कम करता है। गाय का दूध पीने से, गौमाता का दूध पीने से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल कभी भी बढ़ेगा नहीं और जो ब्लड वेसल्स होते हैं, उनको भी बढ़ाता है। आजकल हमारे देश में वृद्धाश्रम भी खुल गए हैं। वृद्धाश्रम खुलने के क्या कारण है कि ममत्व जो है वो कम हो गया है। ममत्व, ममता, करुणा ये सब कम हो गया है इंसानों के भीतर। यही वजह है कि आज माता-पिता जो हैं वो आपको वृद्धाश्रम में देखने को मिलेंगे। अब ममत्व कम होने की क्या वजह है? ममत्व कम होने की या खत्म होने की वजह ये है कि हमारे शरीर में जो डोपामाइन हार्मोन होता है, उसमें कमी आने लग जाती है और जैसे वो डोपामाइन हार्मोन कम होता है, हमारे भीतर से ममत्व चला जाता है और जब ममत्व चला गया तो हमें किसी भी के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए वो ममत्व, ममता, करुणा वो नहीं रहती है। हम कठोर हो जाते हैं, निर्दयी हो जाते हैं। तो अगर आपको डोपामाइन हार्मोन बढ़ाना है, अपनी मसल्स को डेवलप करना है, इसके लिए भी आपको गौमाता के दूध का सेवन करना पड़ेगा। गौमाता के दूध का सेवन देखिए गौमाता जो होती है वो अपने बछड़े को प्रेम से चाटती है। इतना चाटती है कि उसका बछड़े का जो शरीर है वो गीला हो जाता है। इतना प्रेम, इतना सद्भाव, इतना अपनापन वो दिखाती है अपने बछड़े के लिए। और जब उसी गौमाता के दूध का हम सेवन करते हैं तो वो सारे भाव जो वो अपने बछड़े के लिए देती है, जो उसके भीतर से जो भाव निकलते हैं, वो उसके दूध में भी रहते हैं। और जब हम वो दूध पीते हैं तो वो सारे भाव, वो सारी करुणा, ममता, ममत्व वो सब हमारे शरीर में भी पहुँचता है। और जब हमारे शरीर के भीतर ये सब तत्व पहुँचते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे भीतर भी करुणा, ममता और ममत्व ये सब विद्यमान होते हैं। उससे क्या होता है कि प्राणी के लिए जो हमारे भीतर सद्भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, वो बढ़ता है। तो कभी भी हम इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे कि वृद्धाश्रम में छोड़ा है या फिर अनाथ आश्रम भी खुल गए हैं। माता-पिता होते हुए भी संतानें जो हैं वो आपको अनाथ आश्रम में देखने को मिलेंगी। तो जो डोपामाइन हार्मोन है उसको ये बढ़ाता है। तो आज कल के बच्चे या जो भी कह लीजिए जिस तरह की संतानें वो ऐसा जो कर रही हैं, वो नहीं हो पाएगा। और ये सब कुछ इन्हीं पंचगव्यों से आपको मिल जाएगा, किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आजकल जो लोग जिम में जाते हैं, कसरतें करते हैं, टेस्टोरेट हार्मोन के लिए जो वो तरह-तरह के पाउडर और ना जाने क्या-क्या चीज़ें लेते हैं, उसके लिए भी गौमाता का दूध सर्वोत्तम है। गौमाता के दूध में आप 1 चम्मच घी डाल के पीजिए, आपको ये सारे तत्व बड़ी आसानी से मिल जाएँगे। लैक्टोज़ भी दूध में होता है, जो बच्चे की ग्रोथ में सहायक होता है। गौमाता के दूध में आपको लैक्टोज़ भी मिलेगा और शरीर में ओज भी बनता है। डिसीज़न पावर आपका अच्छा हो जाता है। अगर आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं, आपको दिक्कत आती है, तो वो समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी अगर आप गौमाता के दूध का सेवन करेंगे। कैल्शियम तो होता ही है इसमें और कैल्शियम भी ऐसा होता है जो कि ईज़िली डिज़ॉल्व हो जाता है, मतलब आसानी से आपके शरीर में घुल जाता है, वो आपके शरीर में जमता नहीं है। कैल्शियम भी अगर आपके शरीर में जमने लगे, तो वो धीरे-धीरे एक रोग को पकड़ लेगा। अगर रोग को उसने पकड़ लिया, तो फिर आप रोगों से घिरते ही चले जाएँगे। लेकिन गौमाता के दूध में क्या होता है कि जो कैल्शियम होता है, वो घुलनशील होता है, वो हमारे शरीर में घुल जाता है। तो जो एक्सेस होता है, जो जिसकी मात्रा अगर अधिक हो जाती है, तो वो अधिक मात्रा हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है और जितना शरीर के लिए उपयुक्त होता है, बस केवल वही शेष रहता है। अगर कैल्शियम की अधिकता हो जाती है, तो वो उसे बैलेंस करता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर ज़्यादा जो होता है, जो एक्सेस होता है, वो बाहर निकल जाता है। जो हमारा हीमोग्लोबिन है, वो भी अगर बढ़ जाता है, कई बार ऐसा होता है, कई ऐसी कंडीशंस आती है कि हीमोग्लोबिन बहुत बढ़ने लग जाता है एकदम से, तो हीमोग्लोबिन को भी वो बैलेंस करता है और अगर हमारा हीमोग्लोबिन कम है, तो उसे बढ़ा देता है। हड्डियाँ और जो दाँत होते हैं,
उसको मजबूत बनाने के लिए फ़ॉस्फ़ोरस की आवश्यकता होती है हमारे शरीर को। तो फ़ॉस्फ़ोरस भी हमें पर्याप्त मात्रा में मिलता है, जितना हमारे शरीर को ज़रूरत है, उतना फ़ॉस्फ़ोरस गौ माता के दूध से हमें मिलता है। गौ माता के दूध में सोडियम भी होता है, जो सोडियम है वो शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने का काम करता है। अगर हम सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे शरीर के भीतर जो भी विषैले तत्व होते हैं, वो निकलते हैं। सफ़ेद नमक की यहाँ बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है सेंधा नमक की। इसी तरह सोडियम काम करता है, जो सोडियम है वो गौ माता के दूध में मिलता है, उसका सेवन करने से शरीर में जितने भी विषैले तत्व होंगे वो सब बाहर निकल जाएँगे। वो आपके यूरिन के ज़रिए, आपके मल के ज़रिए बाहर निकलते रहेंगे, साथ में पसीना बनेगा, उसके ज़रिए बाहर निकलते रहेंगे। कैल्शियम की 120 मिलीग्राम की जो मात्रा होती है, 100 ग्राम दूध में, वो मिलती है। फ़ॉस्फ़ोरस की चाहिए होती है हमें 90 मिलीग्राम मात्रा, वो मिलती है हमें गौ माता के 100 ग्राम दूध में। और जो सोडियम है वो मिलता है 140 मिलीग्राम हमारी गौ माता के 100 ग्राम दूध में। अब एक जो बहुत चर्चित रहा है हमेशा से और ख़ासकर आज के दौर में जो चर्चित रहा है, डब्ल्यू वर्ल्ड हेल्थ, इसने क्या कहा कि हर देश में हर व्यक्ति को 180 मिलीलीटर दूध, 180 एमएल दूध जो है वो मिलना चाहिए, अगर वो देश समृद्ध है, विकसित है या विकासशील है तो। अब ये इसके पीछे क्या कारण था? उन्होंने ऐसा क्यों फैलाया? उन्होंने इसलिए फैलाया कि भई इतनी गाय नहीं है, इतना दूध नहीं है, ना इतने लोग पी सकते हैं। तो वो ये दिखाना उन्होंने चाहा कि देखिए आपके यहाँ तो गाय नहीं है, दूध नहीं है, वो कैसे मिलेगा? इसीलिए शुरुआत की विदेशी नस्लों की गायों की। ये संकरण प्रक्रिया उन्होंने कराना शुरू किया इसीलिए ताकि वो दिखला सके कि देखिए, हमने आपके देश में गायों की मात्रा को बढ़ा दिया, अब आपके देश में दूध की कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। ये खेल चलाकर उन्होंने गायों को संकर करना शुरू कर दिया और सूअर भेज दिए हमारे देश में, देसी गायों की जगह पर। लेकिन आजकल के लोग इसको ऐसे देखते हैं कि डब्ल्यूएचओ हमारी भलाई के लिए काम किया, लेकिन उन्होंने क्या किया? देसी गौ माताओं को खत्म कर दिया, कम कर दिया और उसकी जगह पर ये विदेशी नस्लों की गाय ले आए, जिसे कहते हैं लोग, वो होते सूअर हैं। और जबकि हमारे देश में प्राचीन परंपरा रही थी कि गाय जो है वो कभी भी बेची नहीं जाती थी और गाय का दूध बेचना पूत बेचने के बराबर माना जाता था। और पहले हमारा देश इतना समृद्ध था कि घी, गुड़ और कपड़ा, ये बहुतायत में हम भेजते थे बाहर, अपने देश से बाहर भेजते थे और इसी तरह से व्यापार करते थे। लेकिन इन्होंने बाद में क्या किया कि गाय जो है कम करके और विदेशी नस्लों की गाय संकर करके वो बनाना शुरू किया, उसके बाद में हमें उनका दूध पिलाना शुरू किया और आज तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से सरस है, मदर डेयरी और ना जाने क्या-क्या है, पूरा केमिकल बना के भेजते हैं और हम सुबह-सुबह अपने बच्चों को पिलाते हैं। सुबह-सुबह तो दूध कभी पीना ही नहीं है, दूध पीने का जो सही समय है वो होता है सूर्यास्त के बाद। और गौ माता के दूध में अगर 1 यूनिट वैल्यू है, मान लीजिए गौ माता के दूध में कोई गुण है जिसकी वैल्यू मान लीजिए 1 है, तो अगर हम उनके दही का सेवन करते हैं, तो उसमें वो ही वैल्यू 20 गुना बढ़ जाती है। अब दही में मान लीजिए 20 यूनिट कोई वैल्यू है और अगर हम वही छाछ में लें, तो वो 10 गुना बढ़ जाएगी, यानी कि 200 यूनिट वैल्यू मिलने लगेगी। यानी कि दूध से अगर हम दही पर शिफ्ट होते हैं, तो दही में और भी ज़्यादा तत्व और भी ज़्यादा गुण आ जाते हैं। और अगर हम वही दही से बनी हुई छाछ का सेवन करते हैं, तो छाछ में वो गुण और भी बढ़ जाते हैं। और उस छाछ में अगर हम चूना मिला दें, गेहूँ के दाने के बराबर चूना मिला दें अगर, तो इसकी जो वैल्यू है, वो आप यकीन नहीं करेंगे, वो 2000 तक पहुँच जाती है। तो छाछ में अगर हम गेहूँ के दाने के बराबर चूना मिलाकर पीने लगे, तो जो उसकी वैल्यू है 2000 तक पहुँच जाती है। तो सोचिए कितना कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा हमारी शरीर को, अगर हम ऐसा करने लगे। और राजीव दीक्षित जी ने भी बोला है अपने व्याख्यानों में कि छाछ के अंदर हमें चूना मिलाकर लेना है। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब गौ माता के दूध को अगर हम आगे और भी प्रोसेस करते रहें, केमिकली प्रोसेस नहीं, प्रोसेस से मतलब है कि आगे हमने उसका दही बनाया, दूध से बनाया दही, दही से बनाई छाछ, छाछ से बनाया हमने, आगे घी निकलता है। तो अगर हम ये प्रोसेस करने लगे तो उतनी ही गुणवत्ता उसमें बढ़ती रहती है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि दूध को देसी गौ माता के दूध को अगर हम बार-बार गर्म करें, तो उसकी गुणवत्ता में कमी नहीं आती, बल्कि वो और भी बढ़ती रहती है। ये सबसे बड़ी खासियत होती है।
अब बात ये आती है कि दूध, दही और छाछ आखिर हमें कब लेना है? क्योंकि कोई व्यक्ति कहता है कि इस समय लेना चाहिए, कोई व्यक्ति कहता है कि इस समय लेना चाहिए। लेकिन हमारी जो वैदिक परंपरा कहती है, उसके हिसाब से अगर हम दही की बात करें, तो दही हमें लेना चाहिए सुबह-सुबह 7 से 9 बजे के बीच। अब इसके पीछे क्या कारण है कि हमें सुबह 7 से 9 बजे के बीच ही दही खाना है? उसका कारण ये है कि दही जो है वो पचाने के लिए जिस अग्नि तत्व की हमें आवश्यकता रहती है, वो उस वक़्त एक्टिवेट रहता है। तो अगर ऐसे समय में हम दही खाएँगे, तो हमें सुस्ती, आलस्य ये नहीं आएगा। तो 7 से 9 बजे का समय सर्वोत्तम रहता है दही खाने के लिए। अब बात आती है कि इसके बाद हम छाछ का सेवन कब करें? छाछ का सेवन हमें करना चाहिए सुबह 10 बजे के बाद। अब ये भी भूगोल के हिसाब से है। कहीं-कहीं, किसी-किसी जगह पर लोग दोपहर में इसका सेवन करते हैं, किसी-किसी जगह पर शाम को इसका सेवन किया जाता है। जैसे साउथ में अगर हम जाएँ तो वहाँ ज़्यादातर लोग शाम के समय में छाछ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम उत्तर भारत की बात करें, यहाँ की बात करें, नॉर्थ की बात करें तो यहाँ पर सही जो समय है वो है सुबह 10 बजे के बाद। ये समय उपयुक्त होता है छाछ लेने के लिए। इसके बाद बात आती है दूध की। दूध तो मैंने कई बार बता ही दिया, सूर्यास्त के बाद लेना है, सोने से पहले यानी 5 बजे बाद आप दूध पी सकते हैं। और पानी जो है वो आपको घूँट-घूँट करके पीना चाहिए। ये तो आपने राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों में सुना ही होगा। पानी बैठकर पीना है, आराम से तसल्ली से पीना है और ग्लास को मुँह लगाकर पीना है। ऊपर से गटक कर नहीं पी लेना है वरना वायु तत्व बढ़ जाएगा, वायु विकार होने लगेंगे। तो पानी बैठकर आराम से घूँट-घूँट करके पीना है और दूध जो है वो गटागट पीना है। वो तेज़ी से पीना है, जैसे हम पानी पीते हैं ना, गलती से जो पानी पीते हैं, दूध उस तरह से पीना चाहिए और खड़े होकर पीना चाहिए। दूध को पीना है फटाफट और पानी को पीना है धीरे-धीरे आराम से बैठकर। इसके अलावा जो छाछ होती है वो अम्ल-पित्त को कम करती है, पेट की गर्मी को शांत करती है, पाचन संबंधी हमारे जितने रोग होते हैं उनको दूर करती है, भूख ना लगने की जैसी दिक्कतें होती हैं उसको भी ठीक करती है। तो छाछ का सेवन हमें डेली करना ही चाहिए। घी जो होती है वो शुद्ध अग्नि होती है और इस अग्नि से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है, तो उसमें से क्या होता है कि अगर आपका घी जो है वो वैदिक तरीके से बनाया हुआ होगा, तो वैदिक तरीके से बनाए हुए घी में क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड से वो कार्बन को निकाल देगा। कार्बन को बाहर करके आपको केवल और केवल ऑक्सीजन देगा जो आपके शरीर के लिए आवश्यक है। अब घी को भी जलाने में क्या होता है, अगर हम 10 एमएल देसी गाय का घी जलाते हैं, तो उससे 1600 किलोग्राम ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। मात्र 10 मिलीलीटर देसी गौमाता के घी को जलाने से 1600 किलोग्राम ऑक्सीजन हमें मिलती है। और अभी ये जो चला तथाकथित महामारी का समय, इसमें आपने देखा ही था किस तरह ऑक्सीजन की कमी हुई। तो अगर हम उस समय में हवन आदि कर लेते, तो वातावरण में ऑक्सीजन की कमी नहीं रहती और कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ने से बच सकता था। अब जिन्होंने घर में चिकित्सा कर ली वो तो हो गए स्वस्थ, लेकिन जो भागे अस्पतालों की तरफ, फिर उन्होंने अपना जीवन खोया, आप सभी जानते ही हैं। तो नित्य प्रति अपने घर में हमें देसी गौ माता के घी का दिया जलाना ही है, ताकि वातावरण में ऑक्सीजन की कमी किसी भी तरह से ना होने पाए। इसके अलावा मैंने जैसे बताया कि अगर हम देसी गौ माता के गाय का घी जलाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगी ना, तो उसमें से कार्बन निकलेगा, केवल और केवल हमें ऑक्सीजन ही मिलेगी। घी जो है वो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो जो हार्ट पेशेंट्स हैं जितने भी, उनको आज क्या कहा जाता है कि घी मत खाइए, लेकिन उनको घी देना चाहिए। दूध में मिलाकर दीजिए 1 चम्मच रात को सोने से पहले। तो इससे क्या होगा कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो कम होगा। कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो उनकी जितनी भी हार्ट संबंधित दिक्कतें हैं वो सब दूर हो जाएँगी। इसके अलावा आजकल एचडीएल और एलडीएल की बात भी की जाती है, तो जो एचडीएल वाले, एलडीएल वाले पेशेंट्स हैं, उनको भी देसी गौ माता के घी का सेवन करना चाहिए ताकि वो स्वस्थ रह सकें। और ऐसे पेशेंट्स को घी कब तक खाना चाहिए? कम से कम 3 महीनों तक उनको ऐसे देसी गौ माता के घी का सेवन करना चाहिए। घी यदि ताज़ा हो, तो वो और भी अच्छा। अगर हम ताज़ा घी का सेवन करेंगे, तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। घी को आप कैसे खा सकते हैं? आप जैसे दाल-चावल खा रहे हैं, तो उसमें घी डाल लीजिए ऊपर से, फिर मिलाकर खा लीजिए। दूध में डालकर पिएँ, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा नाक में डालिए, नस से लीजिए। इससे क्या होगा, एलर्जीज़ जो होती हैं, वो दूर होती हैं। आपके मस्तिष्क से संबंधित जो रोग होते हैं, ब्रेन डिसऑर्डर्स जिसे हम कहते हैं, वो दूर होते हैं। कानों के लिए अच्छा रहेगा। पार्किंसन जैसी बीमारियाँ, खर्राटे मारने की अगर किसी को आदत है, तो गाय के घी का नस से लेना शुरू कीजिए। नस से यानी कि गाय के घी की 2-2 बूँदें आपको रात में सोने से पहले डालनी है और अगर ज़्यादा दिक्कत है, तो सुबह-शाम भी इसे कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जितने भी रोग व्याधि आपके शरीर में होंगे, वो दूर हो जाएँगे।
अब गोबर में क्या होता है कि विषैले तत्वों को खींचने की शक्ति होती है। देसी गौ माता के गोबर में विषैले तत्वों को खींचने की शक्ति रहती है। और यहाँ पर भी आज आप लोग देख रहे होंगे काफ़ी चर्चित है ऑर्गेनिक चीज़ें। ऑर्गेनिक शब्द देखकर हम आकर्षित हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि पूरी तरह से शुद्ध हमें मिल रहा है, लेकिन ऑर्गेनिक के अंदर भी क्या चीज़ें होती है? ऑर्गेनिक के अंदर आपको 60% 60% आपको केमिकल्स मिलेंगे। केवल और केवल 40% ही ओरिजिनल तत्व उसके अंदर मौजूद होते हैं, जिनकी कोई गुणवत्ता रह नहीं जाती अगर 60% हम उसके अंदर केमिकल्स डाल रहे हैं। तो कभी भी ऑर्गेनिक के बहकावे में ना आएँ और इनकी वैसे भी रेट्स आप देखेंगे कितनी ज़्यादा रेट्स ये लोग रखते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। ऑर्गेनिक के नाम पर लूट है, ऑर्गेनिक शब्द देखकर आप बहक ना जाइए। ऑर्गेनिक के अंदर आपको 60% 60% केमिकल्स मिलेंगे, तो वो ऑर्गेनिक नहीं रह जाता। गाय और गोमूत्र वाली नैसर्गिक खेती हमें करनी चाहिए ताकि हमारे शरीर को शुद्ध अन्न मिल सके, शुद्ध भोजन हमें मिल सके। तो अगर खुद ही अपने हाथों से उगाकर खाएँगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना ऑर्गेनिक के चक्कर में तो बिल्कुल भी ना पड़ें। आजकल आप देखते ही होंगे तरह-तरह के आप मॉल्स में जाएँगे, बड़े-बड़े मार्ट्स खुले हुए हैं, यहाँ पर आपको अच्छी-अच्छी पैकेजिंग के अंदर ऑर्गेनिक चीज़ें देखने को मिलेंगी। रेट्स तो आपको पता ही है कितनी ज़्यादा कई-कई गुना रेट है मतलब 80-70 गुना इतनी तक रेटें आपको देखने को मिल जाएँगी। तो ऐसी बेकार पैकेट वाली, सुंदर दिखने वाली चीज़ों से आप दूरी बनाकर रखें और वो किसानों से सामान लें जो कि वाक़ई देसी खेती कर रहे हैं, नैसर्गिक खेती कर रहे हैं क्योंकि हमारा शरीर भी नैसर्गिक है। तो हमें वैसे ही तत्व अपने शरीर में डालने चाहिए, ताकि जो रोग हो वो दूर हो जाए और कोई भी रोग आगे हो ना पाए। अब मैंने आपको बताया था कुछ समय पहले कि कैसे हम मिट्टी में मिले हुए केमिकल्स को दूर कर सकते हैं। 100-100, 200, 300, 400, 500 साल पुराने तक की भी जो केमिकल्स होंगे वो हम खत्म कर सकते हैं। केवल मिट्टी में गोबर मिला देने से। अब ये केमिकल्स खत्म हुए या नहीं हुए, इसकी पहचान कैसे करेंगे? अगर हमें ये देखना है कि मिट्टी में मिले हुए केमिकल्स पूरी तरह खत्म हुए हैं या नहीं, तो इसकी पहचान ये है कि आपको मिट्टी में केंचुए दिखने शुरू हो जाएँगे। बहुत मात्रा में केंचुए उत्पन्न होने लगेंगे मिट्टी में। आप मिट्टी के अंदर हाथ डाल के देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि केंचुए आ गए हैं। अगर केंचुए आ गए, तो समझ लीजिए कि आपकी मिट्टी उर्वरक हो गई है, आपकी मिट्टी पूरी तरह से शुद्ध हो गई है। फिर आप उसपे देसी खेती करना शुरू कर दीजिए। और अगर केंचुए नहीं बन रहे हैं, तो आप उसमें गोबर और डालिए, गौमूत्र डालिए, तो मिट्टी आपकी जल्दी शुद्ध होने लगेगी। ये था कि केमिकल हम किस तरह चेक करें, खत्म हुए या फिर नहीं। अब गोबर जो है वो रेडिएशन को भी कम करता है, ये तो सभी लोग जान ही गए होंगे। मैंने आपको अभी गोबर के बारे में बताया था और आप इसके लिए वैदिक पेंट कराना शुरू कर दीजिए अपने घर की दीवारों पे। अगर आप शहरों में भी रहते हैं, तो अपने घरों पर वैदिक पेंट कराएँगे, तो काफ़ी हद तक आप रेडिएशन से बच जाएँगे। पेंट भी आ गए हैं और प्लास्टर भी आ गए हैं इस तरह के। साथ ही साथ जितने आप देसी गौ माता के गोबर की राख के संपर्क में रहेंगे, गोबर के कंडों के संपर्क में रहेंगे, गौ माता के दूध का सेवन करेंगे, घी का सेवन करेंगे, छाछ, दही आदि का सेवन करेंगे, तो रेडिएशन आपसे कोसों दूर रहेगा। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जैसे पॉलिस्टर के कपड़े होते हैं, पॉलिस्टर से बने हुए कपड़े होते हैं या फिर सिंथेटिक कपड़े होते हैं, उनसे भी रेडिएशन निकलते हैं। या आप देख सकते हैं कि इस तरह के कपड़े अगर आप रगड़ेंगे ना आपस में, तो विकिरणों का उत्सर्जन होता है, ये हानिकारक होती हैं। तो इस तरह के कपड़े पहनना भी बंद कर दीजिए और कपास से बने हुए यानी कि सूती कपड़े पहनना शुरू करिए। तो भी विकिरणों से काफ़ी बचाव होगा क्योंकि उनको हम शरीर पे धारण करते हैं, बिल्कुल शरीर से चिपके हुए रहते हैं, तो सोचिए कितनी खतरनाक हो सकते हैं। और जो देसी गौ माता का गोबर होता है, वो बदबू को भी खींच लेता है, बदबू को खत्म कर देता है। इसके लिए आपको एक जानकारी दे देती हूँ, गोबर का जो पाउडर होता है, यानी कि जिसे हम राख कह सकते हैं, ये ₹12 प्रति किलोग्राम के हिसाब से रेलवे इस्तेमाल करता है। रेलवे को चाहिए होता है ये गोबर। अब आप सोचेंगे कि क्या मतलब इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई रेलवे को? ₹12 प्रति किलो गोबर का पाउडर, इसकी क्या आवश्यकता है? जो रेलवे के शौचालय होते हैं, उसमें डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उन टॉयलेट्स के अंदर बदबू ना आए। यानी जो गोबर है, वो बदबू को खींच लेता है, खत्म कर देता है। उसमें इतनी ताकत रहती है और ये ₹12 प्रति किलो के हिसाब से रेलवे खरीदता है। गोबर की जो राख होती है यानी कंडों की जो राख होती है, अगर आपके घर के आस-पास कोई पशु-पक्षी मर गया है और उसे ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई और बदबू आस-पास के एरिया में बहुतायत में फैल रही है, साँस लेना दूभर हो रहा है, तो ऐसे समय में
गोबर के कंडों की राख अगर आप उसके आस-पास डाल देंगे, उसके ऊपर डाल देंगे, तो उसकी बदबू दूर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए नगर निगम होते हैं, कचरा उठाने के लिए जो प्रबंध किया जाता है, कूड़े के ढेर लग जाते हैं, यहाँ पर भी आपको जानकर हैरानी होगी कि जीवामृत का इस्तेमाल किया जाता है, बदबू दूर करने के लिए। वहाँ जीवामृत आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि बदबू दूर हो जाए। गोबर में 23% ऑक्सीजन हमें मिलती है, देसी गौमाता के गोबर से 23% यानी कि 23% ऑक्सीजन हमें मिलती है। कंडे में मिलती है 30% ऑक्सीजन और कंडे जलाने से मिलती है 46.7% ऑक्सीजन। मैंने कहा ना जैसे-जैसे गव्य हम प्रोसेस करते रहेंगे, केमिकली प्रोसेस करने की बात नहीं हो रही। गव्यों को जैसे-जैसे हम प्रोसेस करते रहेंगे, जैसे दूध से बना लिया दही, दही से बना ली छाछ, इस तरह प्रोसेस करते रहेंगे तो गुणवत्ता बढ़ती है, खत्म नहीं होती, नष्ट नहीं होती या कम नहीं होती, बढ़ती है। ऐसे ही देखिए गोबर में होती है 23% ऑक्सीजन, कंडों में होती है 30%, बढ़ जाती है, 7% बढ़ जाती है। और अगर उन्हीं कंडों को हम जला दें, तो 46.7% ऑक्सीजन हमें मिलती है। और गोबर में भी कैल्शियम होता है, देसी गौ माता के गोबर में भी कैल्शियम होता है, दूध में तो होता ही है। और मिट्टी में मिलने वाले सभी गुण इसमें पाए जाते हैं, यानी कि भूमि तत्व होता है गोबर। तो गोबर में मिट्टी में मिलने वाले सभी तत्व होते हैं। अब बात करते हैं गौमूत्र की। गौमूत्र का पीएच लेवल क्या होता है? गौमूत्र का पीएच लेवल आपको जानकर हैरानी होगी कि 8.4 से 12.4 तक गौमूत्र में पीएच लेवल होता है। और ये भी भूगोल की कंडीशंस पर आधारित होता है। जैसे मैंने बताया कि 360 प्रकार की देसी गौमाताएँ हैं, वो भी भूगोल की स्थिति पर निर्भर होती हैं, कि हम कैसा चारा खिला रहे हैं, कैसे परिवेश में उनको रख रहे हैं। तो ये भी पीएच लेवल जो है वो उसी पर निर्भर करता है, तो ये आपको 8.4 से लेकर 12.4 तक मिलेगा। शरीर में जब आपके एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, इम्यूनिटी घट जाती है, ऐसे में गौमूत्र सर्वोत्तम होता है। अगर आप गौमूत्र का सेवन करेंगे, तो आपके शरीर के अंदर जो भी एसिड्स बढ़ जाते हैं, उनमें कमी आ जाती है। और अगर आपके शरीर में पीएच लेवल आपका 3 से साढ़े 3 तक आ जाता है, तो मृत्यु तक हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि जो गौमूत्र होता है, वो ईज़िली डिसॉल्व हो जाता है, यानी हमारे शरीर के भीतर वो आसानी से घुल जाता है। अगर कुछ चीज़ एक्सेस होती है, अगर एसिड ज़्यादा होता है, तो वो उसको आसानी से बाहर निकाल देता है और अगर कमी होती है, तो उसकी भरपाई कर देता है। तो गौमूत्र इसीलिए सर्वोत्तम रहता है। देसी गौमाता के गौमूत्र में 33 एलिमेंट्स आपको मिल जाते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको यूरिया, विटामिन जितने भी होते हैं, कॉपर, स्वर्ण क्षार और करक्यूमिन होता है, ये सभी तत्व आपको मिल जाते हैं। मैंने सभी तत्व आपको पहले बता दिए थे कुछ समय पहले। और जो कॉपर होता है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है कॉपर। कॉपर मौजूद होता है देसी गौमाता के गौमूत्र में। गौमूत्र अर्क बनाने से भी जो इसका पीएच लेवल है वो 8.4 से 12.4 ही रहता है, कमी नहीं आती है उसमें। तो आप सोचिए कि जैसे-जैसे प्रोसेस करते रहेंगे ना, गुणवत्ता में कहीं कमी नहीं आती है, कोई कमी नहीं आती है। भारतीय प्रजाति की जो गायें थी हमारी पहले, अमेरिका ने उस पर 2 पेटेंट ले लिए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी ही देसी गौमाता पर, इनकी प्रजातियों पर 2 पेटेंट अमेरिका ने ले लिए थे। फिर बाद में विश्व हिंदू परिषद आया। विश्व हिंदू परिषद ने क्या किया कि पेटेंट को वापस ले लिया। इसके लिए उसे लड़ाई लड़नी पड़ी लेकिन वो पेटेंट को वापस ले लिया। उनको ये था कि भई कहीं हमारे हाथ से गौमूत्र, दूध, घी ये सब निकल ना जाए कहीं। और सही भी बात थी। हमारी गौ माताएँ, उनकी प्रजाति पर किसी और देश का पेटेंट हो कैसे सकता है? तो उन्होंने लड़ाई लड़ी तो आज वो पेटेंट हमारे ही पास है। जो गौमूत्र है वो फेफड़ों के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है। अगर आपको फेफड़ों से संबंधित दिक्कतें हैं, श्वसन संबंधी दिक्कतें हैं, तो उसको गौमूत्र दूर करता है और एसिड को दूर करता है। अम्ल की अगर आप में आपके शरीर में अधिकता हो गई है, उसको कम कर देगा। क्षारीयता अगर बढ़ गई है, उसको कम कर देगा और अगर घट गई है, तो उसको बढ़ा भी देगा। और इससे क्या होता है गौ माता के गौमूत्र के सेवन से आपको क्या मिलेगा? आपकी आंतों को बल मिलेगा। जो आपकी छोटी आंत और बड़ी आंत है उसको बल मिलेगा। छोटी आंत को अगर बल मिलेगा तो उससे आपकी पाचन क्षमता मजबूत होगी, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ने लगेगा और हड्डियाँ भी मजबूत होंगी। और दूध से भी ज़्यादा जो अच्छा रहता है वो रहता है गौमूत्र। अगर आप नियमित रूप से दूध का सेवन नहीं भी कर पा रहे हैं और गौमूत्र का सेवन करते हैं तो वो ही आपके लिए पर्याप्त है।
क्योंकि कई इलाकों में क्या होता है कि दूध की उपलब्धता नहीं हो पाती क्योंकि इतनी देसी गाय नहीं है, तो दूध उनको नहीं मिल पाता। ऐसे समय में अगर वो कहीं से गौमूत्र अपने पास में ले आते हैं और उसका सेवन करते रहते हैं, तो उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। गोबर की जो पीएच वैल्यू होती है, वो भी 7.4 होती है। यानी अगर आप गोबर से बने हुए उत्पादों का, औषधियों का इस्तेमाल करेंगे, तो भी आपका पीएच लेवल बैलेंस में रहेगा। और इसमें भी देसी गायों में भी जो कोंकण कपिला गाय होती है, वो त्रिदोष नाशक होती है। अगर हम कोंकण कपिला गाय के पंचगव्यों का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहता है। ये त्रिदोष नाशक है, यानी कि कफ, वात और पित्त, ये तीनों अगर इम्बैलेंस हो जाते हैं, अगर किसी तरह से इनमें कमी या कुछ जो तत्व होता है वो ज़्यादा हो जाता है, तो बैलेंस में कर देता है। कम को ज़्यादा कर देगा, ज़्यादा को कम कर देगा। तो कोंकण कपिला गाय सर्वोत्तम होती है और ये आपको ज़्यादातर गुजरात की तरफ देखने को मिल जाएगी। और जो देसी गौ माताएँ होती हैं, उन्हें आप डेली 4 से 5 घंटे धूप में ज़रूर रखें। कि जैसे मैंने बताया कि सूर्य केतु नाड़ी जो होती है, गाय के कूबर से लेकर पूँछ तक, तो जो सूर्य केतु नाड़ी आपको दिखाई देगी, वो एक्टिवेट होती है धूप में। अगर सूर्य की किरणें उस सूर्य केतु नाड़ी पर पड़ेगी, तो चार्ज हो जाएगी वो नाड़ी और अगर वो नाड़ी चार्ज हो गई, तो उसके बाद जो गौमाता का दूध, घी, ये सब आप खाएँगे-पिएँगे, तो आपके शरीर में आपको सभी तत्व मिल जाएँगे, जिनकी शरीर को आवश्यकता रहती है। तो इसीलिए देसी गौ माता को धूप में कुछ देर ज़रूर रखना चाहिए। अब ये है बात कि गौमूत्र की आदर्श मात्रा क्या हो सकती है। अब इसके लिए कोई भी आदर्श मात्रा तय नहीं है। तय इसलिए नहीं है कि हर व्यक्ति की शरीर की प्रकृति अलग होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है और उसे गौमूत्र का सेवन करना है, तो उसके लिए लगभग 30 से 50 मिलीलीटर गौमूत्र पर्याप्त होता है, इसे आप ले सकते हैं। बाकी जैसे कोई रोगी है, कोई कोई रोगी है और कोई अधिक रोगी व्यक्ति है, तो उस हिसाब से उसकी मात्रा को घटाया या बढ़ाया जाता है। तो ये थी आज की कुछ जानकारी। लगातार ये सत्र चलाया जाएगा जिसमें आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ बताई जाएँगी। मुझे उम्मीद है आज आप लोगों को काफ़ी सारी जानकारियाँ मिली होंगी। कल भी सेशन जारी रहेगा और समय 9:30 बजे का ही रहेगा। आपको सारी जानकारियाँ जो भी मिलेंगी आप इसे फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। ये आपको यूट्यूब पर जल्दी ही मिल जाएगा। संभवतः कल तक आपको ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर मिल जाएगी, तो आप लोग इसे फॉरवर्ड भी कीजिएगा ताकि सभी लोगों को जानकारी हो सके कि हमें काऊ चाहिए या फिर हमें देसी गौ माता चाहिए।